सुनिएगा। मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद, वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही है, आपको किसके प्रति उत्तरदायी, ध्यान रखिएगा। इसमें तीन तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से और वास्तविक रूप से। ध्यान रखिएगा। तो उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो लोकसभा। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, सही है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि वास्तविक रूप से अगर कहेंगे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो प्रधानमंत्री। कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है ना, वो कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है, सभी का नियुक्ति करने का अधिकार, सभी को हटाने का अधिकार और सभी को शपथ ग्रहण कराने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। लेकिन किसके सलाह से? प्रधानमंत्री के सलाह से। किसको कौन सा मंत्रिमंडल में पद मिलेगा, वह सलाह कौन देता है? जबकि नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वही पूछता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। जबकि सब होता है कि सब मेंबर किसका होता है? लोकसभा का। जबकि वास्तविक रूप से भले नियुक्ति करने का अधिकार तो जरूर आपको राष्ट्रपति को होता है, लेकिन पूरा सलाह देने का जिम्मेवारी किसकी है? तो आपको प्रधानमंत्री। इसीलिए कह सकते हैं भले देश का प्रधान तो जरूर राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से देश का प्रधान कौन होता है? तो आपको प्रधानमंत्री। उसके बाद आइएगा, सभी मंत्री, जितना कैबिनेट मंत्री होता है, सभी का एक बार और सुन लीजिएगा। नियुक्ति करने का अधिकार, शपथ ग्रहण कराने का अधिकार, और सभी अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये तीनों का आंसर क्या होगा? पर आपका राष्ट्रपति। लेकिन किसके सलाह से? तो प्रधानमंत्री के सलाह से। हाँ, प्रस्तावना में देखिएगा, प्रस्तावना का एक और नाम बताए, उद्देशिका। क्या है? आपको प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी आपको जाना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका किसके द्वारा लाया गया? सही है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यही एक टर्म आता है केशवानंद भारती बनाम का, नाम सुने होंगे। आप बताइए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए हम बोलने के बाद बोलिएगा तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, बाकी तो आप जानते हैं आप लोग तो। हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। कौन सा विवाद में कहा गया? सही है, संविधान कहती है कि अगर जो भी संविधान का भाग या अंग होगा उसमें संशोधन किया जा सकता है। यह विवाद कौन कहा? केशवानंद भारती बनाम। ये कहा कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। नंबर एक। दूसरी बात, बेरुबारी क्या कहा था?
यह संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। कौन कहा? केशवानंद भारती बनाम कहा कि भाग या अंग है, इसलिए संशोधन किया जा सकता है। यह भाग या अंश नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना का भारतीय संविधान में कितना बार संशोधन किया जा सकता है? सही है, आपको मात्र एक बार आपको प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। वो कैसे? सही है, आपको ना, ये जो है आपको मात्र एक बार प्रस्तावना यानी उद्देशिका में आपको संशोधन किया जा चुका है। वह कौन है? यही आपको 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन देखिएगा थोड़ा यहां ध्यान से, अब बोलेंगे हाँ 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 बोलेंगे ना। दो काम करना चाहिए, एक मुंह और दूसरा कान। तो देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का आत्मा, आत्मा देखिएगा, आत्मा हृदय, पूंजी, आईना ना। जैसे आप रूम पर से आप चलते हैं तो आईना को सिर्फ देख लेते हैं, लगता है कि कंडीशन सही है ना, और नहीं देखते हैं तो लगता है कि भाई कैसे है, नहीं है ना। बस हूबहू भारतीय संविधान में क्या गुण है और क्या अवगुण है वह किससे पता चल जाता है? सिर्फ प्रस्तावना का आप झलक देख लीजिए, भारतीय संविधान के बारे में सारा चीज आपको पता चल जाएगा। तो भारतीय संविधान का हृदय, आत्मा, कुंजी और आईना किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी में भीमराव अंबेडकर शब्द लगा दे। अगर सीधे कहता हो भारतीय संविधान का हृदय, आत्मा, कुंजी या आईना किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। लेकिन यही एक शब्द लग जाएगा भीमराव अंबेडकर द्वारा। तब भीमराव अंबेडकर द्वारा किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो कौन सा अनुच्छेद में जिक्र मिलता है? किसमें? तो आपको अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कितना प्रकार का आपात है? सही है, आपको कितना प्रकार का आपात है? तो आपको 3 प्रकार का आपात है। लेकिन तीनों आपात में सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग किया गया है? 356 का। 356 जो है आपको राष्ट्रपति शासन, क्या कहता है आपको? राष्ट्रपति शासन, जिसका सबसे ज्यादा बार प्रयोग हो चुका है, लगभग 100 बार से अधिक इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन तीनों आपात में अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। किसका? वित्तीय आपात का। सौभाग्य कहिए कि हिंदुस्तान में अब तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। किसके पास?
तो 360 यानी वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात जो होता है, आपको अब तक कितना बार इसके बार प्रयोग किया गया है? सही है, आपको कितना बार? आपको 3 बार। तो देख लीजिएगा, अब तक राष्ट्रीय आपात यानी 352 का अब तक कितना बार प्रयोग किया गया है? तो मात्र 3 बार। कब कब? यही है ना, 1962, 1971 और 1975। अब तक 3 बार ही आपको आपातकाल का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रीय आपात का। 62, 1971 और 1975। तो 62 जो है किस कंडीशन में? भारत और चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध के दौरान कौन सा आपात कब लगा? 62, 1971। यही आपको, हाँ हाँ हाँ, तो आपको 1971 में भारत अपना अनुदाना पैसा सैनिक सब खर्च करके पाकिस्तान से किसको अलग कर दिया गया? बांग्लादेश को। उस समय प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी ना। उसी समय अगर कहेंगे तो आयरन लेडी का उपाधि, उस महिला को अगर यह पता चल जाता कि देश में यह करना अगर उचित है तो अपने मंत्रिमंडल का भी बात नहीं मानती थी। इसलिए अपने रीजन में कहेंगे तो इंदिरा गांधी 33 बार इमरजेंसी का प्रयोग की। अब समझ जाइए कि 33 बार इमरजेंसी का प्रयोग करने का अर्थ हुआ कि 33 बार वह मंत्रिमंडल के बात को नहीं माना ना। हाँ, मन मर्जी की बात नहीं कही, मतलब थोड़ा उसमें कैसे नरेंद्र मोदी जी में है हूबहू आपको वैसे ही आपको इंदिरा गांधी में है। हाँ हाँ, चलिए दीदी तो इसको थोड़ी कहा जाता है। ओ जीती, हाँ 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 जीती। अब बताइए, जब विदेश गई इंदिरा गांधी तो इसको पता चला कि आपका जो जीडीपी है ना, जीडीपी जानते हैं ना? ओ, तो जो आप, हाँ 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 हाँ, तो इकोनॉमिक्स आएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो आपका जो जीडीपी है उस अनुपात में या उस रेशियो में आपका संसाधन नहीं है। इसका नतीजा होगा कि आपका जो जनसंख्या है वो एब्रप्ट बढ़ रहा है, एकाएक बढ़ रहा है, और उसको कम करने का वर्तमान में कोई योजना सरकार नहीं लाई है। और हो सकता है कि आपका जीडीपी गिर सकता है ना, वहां का आदमी गरीब हो सकता है, भूखमरी पकड़ लेगा ना अगर आप नहीं रोकते हैं तो इंदिरा गांधी रात भर नहीं सोई। उसको लगा कि कब भारत में जाए, इसका कोई वैकल्पिक उपाय करे। अब जिस रात में आप पहुंची उसी समय 12 बजे से पहले ही आपको इमरजेंसी घोषित कर दी कि जौन मर्द जहां है वही उसको नसबंदी कर देना है। अब बताइए, कोई बाराती जा रहा हो, कोई सब्जी लाने जाता हो, ठीक है, और भारत तो शुरू से रहा पुरुष प्रधान देश रहा। यहाँ भले महिला के लिए नियम कानून तो जरूर आता है लेकिन पुरुष के लिए नहीं आता है। वो इकलौता कानून था जो महिला पर न होकर क्या था, पुरुष पर था। और उस समय पुरुष को धराधर लोग पकड़ रहा था पुलिस प्रशासन। जबकि उस समय हुआ कि मैडम अगर ये व्यवस्था, अगर मंत्रिमंडल की तरफ से कहा गया कि मैडम अगर ये व्यवस्था आप लाते हैं तो रातों रात सरकार गिर सकती है, तो कहा कि सरकार गिरे उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन जितना पुरुष दिखाई देता है रात भर में नसबंदी हो जाना चाहिए बताइए। और दुर्भाग्य कहिए कि सरकार भी गिरी, लेकिन फिर कोई ऐसा शासन सत्ता वाला नेता कोई आया नहीं कि फिर देश की बागडोर को वह चला सके। फिर दोबारा आपको प्रधानमंत्री बनी कौन? तो जिस महिला को यह पता हो जाए कि रातों रात सरकार गिर सकती है, उस चीज को भी वह नहीं मानती है, तो बताइए कितना जिद्दी होगी।
देखिए, जिंदगी में कुछ जिद्दी होना भी जरूरी है। जैसे आप लोग का लक्ष्य होगा कि जॉब लेना है, तो जॉब के प्रति भी आपका जिद्दी होना जरूरी है। तो जिंदगी में जिद्दी होना भी जरूरी है। चलिए, हम लोग जहां थे वहीं आएंगे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। तब बांग्लादेश से युद्ध नहीं ना हुआ था। देखिएगा, युद्ध कहिएगा भारतीय पाकिस्तान, भले आपका उस दौरान उत्पत्ति तो जरूर बांग्लादेश का हुआ, लेकिन 71 का मूल उद्देश्य क्या था? कि अपना खर्च पैसा सैनिक सारा देकर पाकिस्तान से अलग करवा दी इंदिरा गांधी। किस देश को? बांग्लादेश। 1975 आपको देश में ही आंतरिक अशांति का स्थिति जो पैदा हो गई थी, वही आपको क्या, अब तो आप जानते ही है, आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब आंतरिक अशांति के जगह पर क्या रख दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। अब आंतरिक अशांति के जगह पर क्या रख दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। अब आइए, राष्ट्रीय आपात आखिर होता क्या है, सो बताएं। जब देश पर किसी तरह का बाह्य आक्रमण हो, क्या हो जाएगा आपको? बाह्य आक्रमण होगा। वह आपको कौन कहता है? ये आपको राष्ट्रीय आपात कहता है कि अगर कब किसी भी परिस्थिति में अगर बाह्य आक्रमण किसी देश पर होता है, जैसे भारत पर आक्रमण कर दे पाकिस्तान या चाइना कर दे, तो वह उस दौरान अगर कोई आपात अगर लगती है, तो कौन सा आपात? यही आपको राष्ट्रीय आपात या अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। आखिर होता क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो शासन है वह 2 अनुच्छेद में है। एक आपको 356 और एक आपका 365। ध्यान रखिएगा, एक जो है आपको अनुच्छेद 356 और दूसरा है आपको अनुच्छेद 365। अब कहिएगा तो दोनों राष्ट्रपति शासन ही है, तो किस परिस्थिति में यह दोनों लागू किया जाएगा वही बताना है आपको। पहले ये बताएं, 300 सही है। ध्यान रखिएगा, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, यानी राज्य का जो प्रशासन होता है वह संविधान के अनुकूल नहीं हो रहा होता है, तो राज्यपाल खबर करता है किसको? राष्ट्रपति को। क्योंकि राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है राज्य में, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल किसको खबर करेगा? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को यह बात पता चलती है कि देश में संविधान का, देश में कहते हैं राज्य में जो है संविधान विफल हो रही है या संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तब वह उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देती है? राष्ट्रपति शासन। यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रपति शासन। जो कौन सा अनुच्छेद? 356, 365। हाँ, अभी बताए हैं एक 356 कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना ही 356। 365 क्या कहता है? मान लिया जाए कोई कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, उस कानून को राज्य द्वारा नहीं इंप्लीमेंट किया गया या लागू नहीं किया गया, तो कौन होगा? अब दोनों में अंतर बताएं, आप लोग बताइए। यानी संवैधानिक तंत्र का राज्य में विफल होना 356 और 365।
यानी केंद्र द्वारा जो कानून बनाती है, केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाई गई वह कानून राज्य द्वारा लागू नहीं करती है। अगर राज्य तो कौन सा अनुच्छेद, जैसे आज ही 356 तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारा राज्य में लड़ चुका है, लेकिन 365 अभी बंगाल उंगाल है ना। तो दीदी साफ नरेंद्र मोदी का बात ना। हाँ हाँ क्या कहता खेला होवे तो देख लेंगे आपको, केंद्र सरकार द्वारा नहीं। तो इसी कंडीशन पर अगर बंगाल में अगर राष्ट्रपति अगर शासन लगती है तो बताइए एक ही एक। अब आइएगा, अगर देश में अगर आपातकाल अगर लागू करने का अधिकार या घोषणा करने का अधिकार किस व्यक्ति को है? सही है, आपको लागू करने का अधिकार या घोषणा करने का अधिकार या फिर आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार यानी वापस लेने का अधिकार, यह तीनों अधिकार किसके पास? तो राष्ट्रपति नहीं, संसद नहीं, राष्ट्रपति को। भले आपको तीनों आपात लगेगा, वह लिखित रूप से कहां से जाएगा? संसद यदि मंत्री मंडल से। लिखित रूप से इसका सलाह देता कौन है? मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से ब्यौरा दिया जाता है, जबकि लागू करेगा या हटाएगा या घोषणा कौन करेगा? तो आपको राष्ट्रपति। लेकिन लिखित रूप से कौन देता है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कहाँ? संसद में ना। आप जानते ही हैं कि जो संसद होता है वो क्या क्या मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इसके बारे में बाद में आएंगे तो समझेंगे, ये खत्म कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब जो है आपको वित्तीय आपात में आइए, क्या होता है? हाँ, वित्तीय आपात तो होता है, लेकिन किस दौरान लागू किया जाता है? सही है, जब देख लीजिएगा, जब देश में, सुनिएगा, जब देश में जो है आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है या बिगड़ जाती है, ज्यादा की कम? ज्यादा। जब आर्थिक स्थिति जब देश का आपको कमजोर हो जाती है, उस दौरान जो है कर्मचारी का, सभी कर्मचारी का, सभी, हाँ, सभी नेतागण का वेतन भाता इस सब में कटौती किया जा सकता है, लेकिन मात्र एक व्यक्ति को छोड़कर। कौन? राष्ट्रपति को छोड़कर। लेकिन सौभाग्य कहिए कि हिंदुस्तान में इस तरह का आपात कभी नहीं लगा है। कौन सा आपात? तो वित्तीय आपात। इस दौरान अगर बात करेंगे तो हाँ देखिएगा, तो सरकार का आय होता है क्या? टैक्स। जब आपके पास, आप ही लोग जो कहते हैं कि देखिएगा, आप लोग को जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाता है उस समय क्या करना चाहिए? माथा फोड़ लेना चाहिए। हाँ, मेहनत बढ़ा दीजिए। ध्यान रखिए, जब आपको लगे कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो उस समय एक चीज पर जरूर फोकस करना चाहिए, दो चीज पर। एक तो आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा आप मेहनत बढ़ा दीजिए। दो ही विकल्प है आपको विकट परिस्थिति से अगर उबरने की बात है तो आपके पास दो ही रास्ता रहता है। एक, सोच आपका पॉजिटिव हो जाना चाहिए। देखते होइएगा बहुत सारा सोच जो है नेगेटिव हो जाता है, तो देखते होइएगा पंखा में झूल जाता है, आत्महत्या कर लेता है ना। तो बताइए, हाँ, उस दौरान हाँ हाँ हाँ, बहुत विद्यार्थी सबको भी देखते हैं पंखा में झूल जाता है। हाँ, तो 360। तो ध्यान रखिएगा, फिर इस दौरान जो होता है आपको अनुमोदन सीमा। अब बोलेंगे, हाँ हाँ बोलेंगे। ये जो है आपका अब अनुमोदन सीमा या स्वीकृति संसद से कितना दिन में मिल जाना चाहिए तीनों आपात के बारे में? सही है।
ये देख लेंगे आपको। इसका नियम है 122। क्या ना आपका 122, यानी राष्ट्रीय 352 का 1 माह, 356 का 2 माह और 360 का 2 माह। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा तो आपको, देखिए इसमें होता क्या है कि महीना इसलिए कंफर्म किया है कि बहुत महीना तो 31 दिन का होता है ना। तो ध्यान रखिए। हाँ, तो देखिएगा, अगर संसद से जो स्वीकृति मिलती है आपात के दौरान, वह राष्ट्रीय आपात यानी 352 का कितना समय में, आपको 1 माह, जबकि 356 का 2 माह और 360 का 2 माह, यानी तीनों का अनुमोदन सीमा कितना है, 352 का 1 माह, 356 का 2 माह और 360 का 2 माह। वो तो हो गया, वो तो पूछ दिए तो ठीक है, उसमें कोई गलती अब नहीं होगी। हाँ, देखिए रिजल्ट जो होता है ना, आप अगर पढ़ ही लिए उस पर रिजल्ट नहीं होता है। उसके लिए आज के डेट में देखिएगा 2 चीज बहुत मस्ट है। एक तो टेस्ट, जब तक आप कितना भी विद्वान हो जाए, अगर टेस्ट पर खरा नहीं उतरिएगा रिजल्ट नहीं होता है। क्योंकि आप जब भी रिजल्ट आप देखते हैं, जब टेस्ट देते हैं तो उसमें आपके पास 4 कंडीशन रहता है ना, 4 कंडीशन रहता है। आपको लगता है कि चारों होगा, कभी कभी होता है कि ये दोनों होगा। तो ये सब धीरे धीरे डिस्कशन करने के बावजूद जो होता है, पूरा चीज वो क्या होता है, दिमाग में भर जाता है। एक चीज को ही 2 बार 4 बार, अगर आपको भारत की राजधानी दिल्ली नहीं मालूम है तो कौन बुर्बक होगा जो 4 बार दिल्ली सुनेगा तो नहीं मालूम होगा। एक बार अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लगेगा कि कलकत्ता हो सकता है, लेकिन वही चीज अगर 4 बार आता है, उसका फिर अगर एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो लगभग लड़का होता है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी हल्का क्वेश्चन हो जाता है। क्विज क्लास में भी यही होता है, सारा चीज फाउंडेशन का एक टर्म होता है। उस दौरान फर्क यही होता है कि उस दौरान ये जो क्वेश्चन का जो तौर तरीका है, जो जैसे ज्यादा पूछता है उसके बारे में पूरा खाका खींचा जाता है या समझाया जाता है। तो उसे होता क्या है कि जो भी आने वाला क्वेश्चन रहता है या संभावित क्वेश्चन, उस दौरान क्या हो जाता है, हो जाता है। आप तो जानते हैं कि जब तक 70% से अगर ऊपर नंबर नहीं आता है तो क्या रिजल्ट होता है, यही बात हो जाता है। अब हम लोग आएंगे, अब देखिएगा, सबसे पहले अगर कहेंगे हिंदुस्तान के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितना, हाँ, ये कहेंगे सबसे पहले यानी प्रथम बार। प्रथम बार आपको कहां, सही है, आपको पंजाब। ठीक है, पिप्सू वही बात हुआ। 51, ये ध्यान रखेंगे। ये आपको प्रथम बार कहेंगे तो पंजाब कब, 1951। लेकिन सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन कहां, ध्यान रखिएगा, ना, ध्यान रखिएगा, प्रथम बार है, सर्वाधिक बार, सबसे अधिक समय तक, सबसे कम समय तक, ना बिहार नहीं। देखिएगा इसी में हम लोग का थोड़ा गड़बड़ाएगा, एक बार इसको देख लेंगे। प्रथम बार, सर्वाधिक बार,
ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बार, भले एक दिन के लिए भी लगे, इस व्यू से सर्वाधिक बार ना अगर कहेगा तो कौन? मणिपुर या यूपी। और सेकेंड में आपका देखेंगे सबसे अधिक समय तक, माने कहने का अर्थ कि ज्यादा समय तक कहां रहा? कहां? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय तक, कम समय तक कर्नाटक। अब देखेंगे प्रथम बार, सर्वाधिक बार, जैसे 1 2 3 4 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, इस टाइप के कहेंगे तो कौन? मणिपुर और यूपी। और सबसे अधिक समय तक माने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ना अगर ये कहेंगे सबसे ज्यादा समय तक कौन? तो पंजाब। सेकेंड में कौन? जम्मू कश्मीर। और सबसे कम समय तक कर्नाटक। सबसे कम समय तक कौन आपको? कर्नाटक। एक बार और आएंगे, ये प्रथम बार, सर्वाधिक बार मणिपुर और यूपी। सर्वाधिक समय तक फर्स्ट में पंजाब, सेकेंड में जम्मू कश्मीर। उसके बाद सबसे कम समय तक कर्नाटक। सबसे कम समय तक अगर कहेंगे तो कर्नाटक। मात्र 9 दिन यहां लगा ही। कहा नहीं क्या? बहुत राज्य है जो नहीं लगा है, जैसे गोवा ही है ना, तो ये सब नहीं लगा है। देखिए वहां, देखिए जहां जनसंख्या ज्यादा होगा, देखिएगा जहां राजनीति का अड्डा बड़ा हो, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटक, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर राज्य का है जहां जो है आपको राजनीति का उथल पुथल ज्यादा होता है। और जहां ज्यादा होगा, बिहार में भी तो 8 बार लग चुका है, तो बिहारों आपको क्या लगता है? यो राजनीति के मंडिये है, ठीक है। हाँ हाँ आएंगे। आप तो जानते ही हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, इस सब का सीट का जो निर्धारण होता है उसका आधार क्या होता है? जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। और जहां जनसंख्या ज्यादा होगा वहां सीट भी ज्यादा होगी, और जहां सीट ज्यादा होगी वहां राजनीति में भी देश का क्या होगा? ज्यादा होता है। इसलिए उसका महत्व दूसरे राज्य से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हाँ यूपी भी। अब आइएगा, भारत को डोमेनियन स्टेट्स, ध्यान रखिएगा, भारत को डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा कब मिला? एक्ट नहीं पूछ रहे हैं, डेट बताइए। डेट, एक्ट नहीं, एक्ट बाद में पूरा एक्ट को करेंगे अक्टूबर में। देख लीजिएगा, डेट में भी बड़ा गड़बड़ होता है, उस डेट को भी हम लोग एक बार निकाल देते हैं भ्रम। क्या डोमेनियन स्टेट्स का अर्थ होता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन संविधान हम लोग का लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900, यानी 47 में स्वतंत्र हुआ और 50 में हम लोग का संविधान लागू हुआ। तो इस दौरान जो भी समय है, 3 साल, मैथ भी आपका ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है आपको। तो 3 साल जो संविधान जो आपको लगी नहीं और भारत स्वतंत्र हो गया, तो इस दौरान जो 3 साल जो हम लोग का शासन सत्ता जो चली वह ब्रिटिश सरकार के अधीन।
ब्रिटिश सरकार के संविधान से चला, और वही ब्रिटिश सरकार का जो संविधान से चला, आमतौर पर उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेनियन स्टेट्स। तो आप बताइए, डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को कब प्राप्त? यही है ना? तो पूछेगा कि डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को कब मिला? तो 15 अगस्त 1947। उसके बाद आइएगा, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये भी कहेंगे तो आपको 15 अगस्त 1947। उसके बाद गणतंत्र 26 जनवरी 1900। अच्छा, गणतंत्र का या गणराज्य का क्या अर्थ होता है? यानी वैसी सरकार जिसका निर्वाचन के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से सरकार बदलती हो, यानी वंशानुगत व्यवस्था नहीं हो। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो क्या नरेंद्र मोदी के बेटा बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं है। ओ बेटा है, ये नहीं है ना। हाँ, अगर वही प्रथा रहता कि उनका बेटे बनेगा, तब भारत गणतंत्र कहलाता क्या? नहीं। हाँ, पहले देखते थे बुर्बक राजा होता था, राजा का बेटा भी बुर्बक होता तो ये वही बनता ना, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसे जो, हाँ, तो देख लीजिएगा, अब आइएगा राष्ट्रीय गान, यानी जन गण मन। आपका जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जन गण मन। आपका जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम। तो देख लेंगे, राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 देख लेंगे आपको, और राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1900 देख लीजिएगा। बहुत बुक में 26 दे देता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ, लेकिन दोनों का डेट सेम है और दोनों का ईस्वी भी सेम है। तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गीत भी कहेंगे तो 24 जनवरी 1900। अब हम लोग का है राष्ट्रीय चिन्ह। जो हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को हम लोग या भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? ये भी कहेंगे तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। यही आपको 26 जनवरी 1950। लेकिन फिर आप बताइए, राष्ट्रीय ध्वज जिसको आप कहते हैं, हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय जो ध्वज है वो क्या है? तिरंगा। क्या है आपको? तिरंगा। इसको कब अपनाया गया? यानी तिरंगा को या राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग कब अपनाए? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर प्रारंभ है। किस पर प्रारंभ है? तो शक संवत पर। और शक संवत का प्रथम माह चैत और अंतिम माह फागुन। अंतिम माह फागुन और प्रथम माह चैत। लेकिन शक संवत का जो प्रारंभ किया था कौन? कनिष्क।
कौन प्रारंभ किया था आपको? कनिष्क। तो हाँ हाँ, कनिष्क किया था। भारत सरकार द्वारा या भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया इसको? यही 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक सही है आपको 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? सही है आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों थे। प्रथम अध्यक्ष भी कहे और अस्थायी अध्यक्ष। अगर दोनों की बात कहेगा तो अध्यक्ष कौन? अब आइएगा, आ रहे हैं। अब जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू। भले आज बहुत सारा कंप्यूटर हो गया है, लेकिन उस समय का कंप्यूटर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। लेकिन उनमें दो अवगुण था। अवगुण नहीं कहिए, चूंकि प्योर गांव देहाती लड़का थे वो ना। आज ना हम लोग को फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, इंस्टाग्राम, हाँ बहुत सारा आ गया, जो हम लोग समय के अनुसार बहुत सारा चीज को जान जाते हैं। न भी जानते हैं तो दूसरे तीसरे चौथा माध्यम से हम लोग जान जाते हैं। और उस समय इस तरह का व्यवस्था नहीं थी। एक तो नाच बड़ा देखते थे उस समय जो होता था। उस समय ब्याह जो होता था, भले लड़का आए ना आए, लेकिन नाच जरूर आना चाहिए। यानी कहने का कि अगर शादी ब्याह होता है तो लड़का 2-3 दिन के बाद आता तो चलता, लेकिन नाच आना जरूरी था। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर से लोग आता था नाच देखना, फिर वही रात में लोग रिटर्न होता था ना, ऐसा था। हाँ रहता था वो। एक अवगुण था उनमें, खैनी भी खाते थे। जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड तो जितना चीज आज हम लोग जानते हैं, 200 बरस इंग्लैंड उतना चीज जानता था। मैंने बहुत ज्यादा डेवलप था। भले आज हम लोग उससे ज्यादा डेवलप कर गए हैं, ये अलग बात है ना, लेकिन तो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो जब गए तो चूना लिए नहीं गए थे। और खैनी वाला में होता क्या है कि उसका देखिएगा माथा गर्म होने लगता है ना। तो उस समय देखे तो कई वहां तो एशियन पेंट चलता है ना, एशियन पेंट चलता है, तो उस समय तो बड़ा चिकना रहता है ना वो देवाल वाल। तो कहीं नहीं देखे कि चूना उना का व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति गए थे तो भाई कैसे मांगे कि खैनी का व्यवस्था किया जाए ना। तो इनको थोड़ा खराब लगा, और विदेश में थोड़ा खाता भी बड़ा कम है। आपको अमेरिका, भारत और चाइना मुख्य रूप से पूरे दुनिया में यही ज्यादा खाता है। हाँ, बाकी उस सबका स्टैंडर्ड ज्यादा है, दूसरे तीसरा चीज में लगा रहता है। हाँ, तो वो सब देखेंगे तो उसको एक ही, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को एक ही रूम लगा जहां एशियन पेंट की व्यवस्था नहीं थी। वह रूम था बाथरूम। वहां सिंपल जो है आपको चूना से प्रयोग किया गया, और वही नाखून से किए, और तब जाके खैनी का व्यवस्था हुआ। तो बताइए उस समय की बात। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज जो है हम लोग में अवगुण ज्यादा होता है, लेकिन काम कम हो जाता है। उस समय उतना अवगुण होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू कभी भी पढ़ाई से समझौता नहीं। चलिए अब आएंगे डॉक्टर राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों बना दिया गया। सीधे कहेगा संविधान सभा का अध्यक्ष। ध्यान रखिए,
सीधे अध्यक्ष कहे, प्रथम कहे, अस्थायी 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 कुछ नहीं कहे, सीधे कहेगा संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू का डेट क्या था और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखेंगे, इसी में गड़बड़ाता है। इस सब शब्द का एक ही अर्थ होता है, स्वीकृत या अंगीकृत या पारित या अपनाया गया। अगर ये चारों पांचों टर्म हो उसका एक ही आंसर होगा, कौन? यानी संविधान को कब अपनाया गया, या संविधान को कब पारित किया गया, या संविधान को कब अंगीकृत किया गया, या संविधान को कब स्वीकृत किया गया, ये कौन होगा? यही है ना। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ एक टर्म और जोड़ देंगे, प्रथम बार संविधान। ये भी कहेंगे प्रथम बार संविधान लागू भी कब? 26 नवंबर 1949। ध्यान रखेंगे, प्रथम बार संविधान लागू या अपनाया गया या पारित किया गया या अंगीकृत किया गया या स्वीकृत। जा जाए सो गए, जगे रहिए। ध्यान रखेंगे, थोड़ा मोबाइल उबाइल ये सब पर भी थोड़ा कम ध्यान देना है। अगला क्लास अगला होगा और अगला क्लास भी होगी और लेंगे आंसर। अच्छा, देखिए मोबाइल उबाइल तो जिंदगी भर चलाना है, थोड़ा 30 बरस तक जो है मोबाइल उबाइल से थोड़ा दूर ही रहिएगा तो भलाई है। न तो 30 बरस के बाद तो कोनो पूछबो नहीं करता है कि कौन कहाँ गया ना। ध्यान रखिएगा, उसके बाद तो अपना आदमी भी आपसे मुंह फेर लेगा। हाँ, तो जगह होना जरूरी है। लेकिन पूर्णतः संविधान लागू, पूर्णतः संविधान अगर लागू की बात कहेंगे तो क्या 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आज यहीं तक रहे।